नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह अपना एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे, अपन चर्चा कर रहे थे आपके एसएससी जीडी के बारे में। और एसएससी जीडी में जो हमारा टॉपिक चल रहा था आज रहेगा उसके बारे में अपन बात करें तो भौतिक भूगोल के बारे में, विश्व के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे जो आपके 2 क्लास के अंदर लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनके बारे में अपन चर्चा कर लेंगे और पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में बात करेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ में, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। जितने भी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार यदि चैनल पर आप जुड़े हैं तो एक बार आप सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ में अपनी जो 11 बजे वाली क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास, मैं पहले भी बता रहा हूं आपको कि 11 बजे की क्लास है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू आप हमेशा कहते रहते हो कि सर हमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू बहुत कम जगह पे मिलते हैं, तो आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू कंटिन्यू अपन लेकर आ रहे हैं, या जिसमें आपकी क्लास है वो 16 नंबर की क्लास। तो उम्मीद मैं यही कर रहा हूं कि पीछे की क्लासें आप सभी की देखकर आ चुके होंगे। जितने भी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कीजिए। रक्षु हमारे साथ में जुड़े हैं, चेतन हमारे साथ में जुड़े हैं, जेनिस हमारे साथ में जुड़े हैं, नीरज हमारे साथ में जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का जितने भी जुड़े हैं। और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन के साथ में शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर सभी को दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन के बारे में अपन देख रहे हैं यहां पर। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सूर्य ग्रहण उस समय होता है। सूर्य ग्रहण किस समय होता है इसके बारे में पूछा है। और ये जितने भी क्वेश्चन है मैं अभी भी बताऊं, देखो लिख के लेके नहीं आया कि भाई इसके लिए है, इसमें है। ये सभी के सभी आपके एसएससी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं 2010 से लगा के 2023 तक जो भी एग्जाम हुआ है, चाहे वो आपके सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का, एमटीएस का, साथ में दिल्ली पुलिस या जीडी के अंदर जिसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आपसे ये सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है पुराना एग्जाम से संबंधित। साथ में अपन पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में भी बात करते हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीरज हमारे साथ में जुड़े हैं, आई एम फ्रॉम यूपी, यूपी से हमारे साथ में जुड़े हैं, स्वागत है आपका। जैनिस, चेतन, मोन्टी का आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए तो आंसर दे दीजिए। सूर्य ग्रहण के बारे में जब भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आप बोलिए सर सूर्य ग्रहण हमें कंफ्यूजन थोड़ा सा ज्यादा करता है, तो आप बोलोगे सर ये सूर्य है, कौन है, तो आप बोलोगे सर ये सूर्य है, ठीक है ना। चलिए अब ये कौन है तो आप बोलोगे सर ये चंद्रमा है, इधर कौन है तो आप बोलोगे सर ये चंद्रमा को बना दो। चलिए ये आपका चंद्रमा हो गया, और ये हो गई आपकी पृथ्वी हो गई। कौन हो गई तो आप बोलोगे सर ये पृथ्वी हो गई। चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में। तो ये पृथ्वी है, इधर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चंद्रमा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल बात तो सही कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला अपन बात करते हैं, एक और देखते हैं। तो आप बोलोगे सर ये सूर्य है, ये कौन है तो आप बोलोगे सर सूर्य है, ठीक है ना। चलिए और नेक्स्ट अगला अपन बात करते हैं इधर। तो आप बोलोगे सर यहां पे पृथ्वी बना दो, यहां पर कौन हो जाएगी, पृथ्वी हो जाएगी, और इधर आ जाएगा वो हो जाएगा चांद आ जाएगा। क्या आ जाएगा तो आप बोलोगे सर चंद्रमा आ जाएगा। कौन आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका चंद्रमा हो गया, समझ में आया तो आप बोले सर बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपके पृथ्वी है, ये कौन है, पृथ्वी है। अब यहां से 2 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है। अब मैं यह आपसे पूछूं कि बताइए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में क्या ही दिक्कत है, तो अब आप बोलोगे सर कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कि ये सूर्य की देखो रोशनी कहां पे जा रही है, तो आप बोलोगे सर सूर्य की रोशनी चांद तक पहुंच रही है। कहां तक पहुंच रही है, इस चंद्रमा तक पहुंच रही है। बीच में कौन दिख रहा है तो आप बोलोगे चंद्रमा दिख रहा है। अब चंद्रमा दिखेगा तो ये रोशनी बताओ यहां के इधर इधर आ जाएगी क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं आएगी, कोई चांस नहीं है इधर रोशनी आ जाए, इस चंद्रमा को चीर के आ जाए, है ना। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं आएगी। इसका मतलब जिस जिस जगह पर यहां पर चंद्रमा यहां पर इसको घेरेगा, इस रोशनी को, उस स्थान पर अपन यहां पर बैठे हैं, आप यहां पर बैठे हो और देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, ये आपके क्या हो रहा है, ठीक है ना। आप बैठे हो और आपके यहां पर, ठीक है, आपकी दोस्त भी बैठी है, ठीक है, ये आपके दोस्त भी बैठी है। चलिए तो अब दोनों बैठे और सोचोगे कि सर ये पृथ्वी के प्रकाश का क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि यहां पे बीच में आ गया चंद्रमा। इसका मतलब ये रोशनी इसको चीर के नहीं आएगी। मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा याद रखो, बताओ कौन सा ग्रहण दिखेगा, तो आप बोलोगे सर सूर्य नहीं दिखेगा। चंद्रमा तो दिख रहा है आपको यहां से, ठीक है, लेकिन दिखेगा, दिख को नहीं रहा, तो आप बोलोगे सर ये यहां से सूर्य नहीं दिख रहा है, ठीक है। बस वही तो आपका कौन सा ग्रहण हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। बोलिए कौन सा ग्रहण, सूर्य ग्रहण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाता, नहीं आता। सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा नहीं होगी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। दूसरा आंसर बिल्कुल सबका सही आंसर है। तो जिन्होंने 2 आंसर दिया है उन सभी का सही है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। अब बात करते हैं सर चंद्र ग्रहण कैसे होता है। तो देखिए ये आपके क्या आ रही है, तो आप बोलोगे सर ये रोशनी आ रही है। अब बताओ रोशनी के बीच में कौन आ गई, तो आप बोलोगे सर पृथ्वी आ गई। कौन आ गई,
पृथ्वी आ गई। अब बताओ चंद्रमा क्या चमकता है क्या? आप थोड़े दिन पहले भी देखे होंगे जब चंद्र यहाँ पर अपना चंद्रयान गया था तो वहां पर पत्थर ही पत्थर दिखे थे, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल चंद्रमा कैसा है? तो एक पर्वतमाला जैसा, एक पत्थर पत्थर ज्यादा है। तो आप बोलोगे सर वो चमकता कैसे है? इस सूर्य की रोशनी से चमकता है, इस सूर्य की रोशनी से चमकता है। अब बताइए जब यहां पर पृथ्वी बीच में आ गई तो इस स्थान पर रोशनी नहीं आएगी ना चंद्रमा की? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल इस स्थान पर रोशनी नहीं आएगी क्योंकि पृथ्वी बीच में आ गई। समझ में आया? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आया। तो यहां वाली जो रोशनी नहीं दिखेगी इसका मतलब चंद्र ग्रहण है। यहां पर कौन सा ग्रहण है? तो आप बोलोगे सर ये है आपका चंद्र ग्रहण हो जाएगा। इसका मतलब चंद्र ग्रहण कब होता है इसके बारे में पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे सर सूर्य और चंद्रमा के मध्य कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाती है, वो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैं अभी भी बता रहा हूं एसएससी जीडी में या आपके एसएससी एमटीएस में, सीजीएल सीएचएसएल सब में क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए तो बताइए किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका आंसर। चेतन का, नीरज का, रक्षु का आंसर, जेनिश का, आकाश, अक्षय हमारे साथ में जुड़े हैं, नवीन हमारे साथ में जुड़े हैं, विद्या भारती हमारे साथ में जुड़े हैं। स्वागत है जितने भी जुड़े हैं भाई, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी जितने भी है वो एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर जाते ही हो आप, साथ में कुछ व्याख्या के साथ में भी आपको पता चल जाता है इसका, तो ये भी आप जरूर देखा करो, ठीक है ना। चलिए तो बताइए जल्दी से इसका आंसर। बी आंसर दे रहे हैं सर, बी आंसर दे रहे हैं। 21 मार्च को सूर्य किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट आती है? भाई ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें भी क्या गलती कर रहे हो? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये आपके पृथ्वी है, कौन है? तो आपके सर ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी के पास में सबसे पहले तो ये बताइए सूर्य बिल्कुल नजदीक कब रहेगा? सूर्य नजदीक कब रहेगा? एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा और एक पूछेगा सूर्य सबसे दूर कब रहेगा, एक ये क्वेश्चन पूछेगा। तो आप बोलिए सर नजदीक है उसको क्या कहते हैं? तो आप बोलिए सर नजदीक को उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। सबका गलत हो गया, सबका गलत है, ठीक है ना, सबका गलत आंसर। नजदीक पूछा है, क्या पूछा है? नजदीक। वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चा कंफ्यूजन होता है और आपको ये लगता भी नहीं कि ये सर्दियों के अंदर होता है। कब होता है? सर्दियों के अंदर, ठीक है ना। बी आंसर 3 जनवरी। 3 जनवरी किन्होंने? रक्षु ने आंसर दिया था, सिर्फ और सिर्फ 3 जनवरी। बाकी सबका गलत है ना, सबका गलत है, सबने यहां पर टप्पे लगाए हैं। याद रखना ये पृथ्वी बिल्कुल पास में आ गई तो आप बोलोगे सर उपसौर कहलाता है। कौन सा सौर कहलाता है? उपसौर कहलाता है। और ये घटना है 3 जनवरी की। कितनी जनवरी की? 3 जनवरी की घटना है, ये उपसौर कहलाता है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहां से पृथ्वी, दूर से यहां पर सूर्य चमक रहा है पृथ्वी पर, तो बताइए कौन सी घटना? तो आप बोलोगे सर इसको अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको अपसौर के नाम से जाना जाता है। और ये अपसौर की घटना कब होती है? तो आप बोलोगे सर ये दूर से चमकता है तो यहां पर अपसौर की घटना, और ये जुलाई के अंदर होती है। कितनी जुलाई? 4 जुलाई को होती है। कितनी जुलाई को होती है? तो आप बोलोगे सर 4 जुलाई की ये घटना है। बोली समझ में आया कि नहीं? बताइए समझ में आ गया ना होगा। इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरा सही है, सही तो है। नीरज ने ओके, नीरज बोल रहे हैं डी आंसर, बिल्कुल ओके। नीरज का भी आंसर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। तो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, ये याद रख लेना। निकट होती है कितने को? तो आप सर 3 जनवरी को निकट होती है, और दूर होती है जिसको अपसौर के नाम से। अच्छा एग्जामिनर यहां से आपको क्वेश्चन फंसा सकता है कि बताइए उपसौर क्या होता है और अपसौर क्या होता है। तो आप यहां पर थोड़े से कंफ्यूजन हो सकते हो उपसौर और अपसौर के अंदर। अप यानी ऊपर है, उप यानी पास में है। समझ में आया? तो आप सर बिल्कुल आ गया। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है विदु। विदु नहीं होता, विसु होता है। विदु नहीं होता ना, थोड़े से टाइपिंग वाले ने थोड़ी जल्दीबाजी की होगी। यहां पर विदु नहीं होता है, विसु होता है। क्या होता है? तो आप सर विसु के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में? विसु। विसु तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर के ऊपर होता है, के ऊपर होता है। इसके बारे में पूछा है, जल्दी से बताइए जो भी जुड़े हैं। आज वाले क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और मान के चलना एसएससी जीडी में या आपके यूपी पुलिस में जो भी आपके एग्जाम देते हो, एक क्वेश्चन यहां से फिक्स देखने को मिलेगा आपको। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर, जल्दी से बताइए। ओके, सभी जितने भी जुड़े हैं भाई वीडियो को शेयर कर दो, है ना। पूरी मेहनत के साथ में क्वेश्चन लेकर आते हैं, 1 साल हो गया पूरा पढ़ाते हुए, फिर भी वो आप 7-8 लोग रहते हो, तो थोड़ा सा आप अधिक से अधिक शेयर जरूर किया करो, ठीक है ना। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर। विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर के ऊपर होता है, मकर रेखा, कर्क रेखा, ध्रुवों के ऊपर और भूमध्य रेखा के ऊपर। इसके बारे में सी आंसर दे रहे हैं, ध्रुवों के ऊपर। ध्रुवों पर कैसे चमका दोगे इसको, ठीक है ना। विषुव के बारे में, विषुव कौन सा? तो आप बोलोगे सर शरद विषुव और बसंत विषुव देखते हैं। मोंटी का आंसर बिल्कुल ओके,
ये भूमध्य रेखा आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका मतलब आपने मेरी जो ज्योग्राफी की क्लास है वो आपने देखी नहीं है अभी तक, है ना। ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया है, तो मैंने आपको ये कहा था एक दिन ज्योग्राफी पढ़ाया था, उस टाइम मैंने ये नहीं बताया था आपको कि ये अपनी पृथ्वी है। ये कौन है? तो आप बोलिए सर ये अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच कौन है? तो आप बोलिए सर पृथ्वी के बीचों बीच है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। कौन से अक्षांश? 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहते हैं इसको? भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। सूर्य कहां पर चमकता है? तो आप बोलिए सर सूर्य उत्तरायण में चमकता है, न कि ध्रुवों पर। मैंने कहा उत्तरायण के अंदर। कहां पर? उत्तरायण में चमकता है सूर्य। और कहां पे चमकता है? तो आप बोलिए सर दक्षिणायन में भी तो चमकता है। तो बात करेंगे दक्षिणायन में भी चमकता है। सूर्य कहां पर चमकता है? दक्षिणायन में, दक्षिणायन में, ठीक है ना। तो दक्षिणायन में भी चमकता है, लेकिन चमकेगा कहां पर? यही तो पूछा है आपसे, चमकेगा कहां पर? विषुव में तब होता है जब ऊर्ध्वाधर ऊपर चमकता है। तो आप बोलिए सर दक्षिणायन से चमकेगा तो कहां पर? भूमध्य रेखा पर। उत्तरायण से चमकेगा तो कहां पर? भूमध्य रेखा पर। कहां पे चमकेगा? उत्तरायण पर चमकेगा, उत्तरायण से तो भी भूमध्य रेखा पर, और दक्षिणायन से चमकेगा तो भी आपके कहां पर? भूमध्य रेखा पर चमकेगा, ठीक है ना। चलिए इतना यदि समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डायग्राम आपको अच्छे से याद रहेगा। अब उत्तरायण से जब चमकता है उसको कहते हैं बसंत विषुव के नाम से। किसके नाम से? तो आप बोलिए सर इसको कहते हैं वो बसंत विषुव कहते हैं। बसंत विषुव, वेरी इंपॉर्टेंट करना। बसंत विषुव कब आता है? एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप बोलिए सर बसंत विषुव होता है जब सूर्य उत्तरायण से भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, उसको बसंत विषुव कहा जाता है। बसंत विषुव की परिभाषा समझ में आई? तो आप बोलिए सर बिल्कुल आ गई कि सूर्य जब उत्तरायण से भूमध्य रेखा पर चमकता है बसंत विषुव। और बसंत विषुव कब आता है इसके बारे में अपन बात करें तो आप बोलिए सर अभी बसंत ऋतु आने वाली है, तो इसी समय अपन देख सकते हैं। और कनेक्ट करोगे मार्च को। कितनी मार्च को? तो आप बोलिए सर 21 मार्च को। कितनी मार्च को? 21 मार्च को होता है बसंत विषुव होता है। चलिए समझ में आ गया होगा बसंत विषुव। तो अब बात करते हैं जब दक्षिणायन से चमकेगा उसको क्या कहते हैं सर? तो आप बोलिए सर दक्षिण से चमकेगा, और अपन यहां पर है तो अपनी सर्दियां रहती है ना, उससे थोड़ा कनेक्ट करोगे तो आप बोलिए सर शरद विषुव। कौन सा विषुव है? शरद विषुव हो जाएगा। और शरद विषुव के बारे में अपन बात करें, शरद विषुव कब आता है? तो आप बोलिए सर सर्दियों के आसपास में। सर्दियां शुरू कब होती है अपने? तो ये हो जाएगी 23 सितंबर को। कितने सितंबर? 23 सितंबर। 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। कौन सा विषुव होता है? शरद विषुव। तो आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहां का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए सभी का आंसर इसमें। देखते हैं कौन देता है इसका आंसर। अच्छे से समझो और क्वेश्चन को देना है आंसर। चलिए ये अपना कौन है? तो आप बोलिए सर ये अपना प्यारा सा सूर्य है। ये अपना सा प्यारा कौन है? तो आप बोलिए सर सूर्य है, ठीक है ना। अब सूर्य के पास में, बिल्कुल पास में कौन सा ग्रह है? तो आप बोलिए सर यहां पर एक ग्रह के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से ग्रह हैं उनके बारे में। ये आपका एक ग्रह है जिसका नाम है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह हो जाएगा? तो ये ग्रह है वो हो जाएगा बुध। बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध है। बुध के बाद में कौन है? तो आप बोलिए सर बुध के बाद में शुक्र है। बुध के बाद में कौन है? तो बुध के बाद में शुक्र। शुक्र के बाद में पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में कौन है? तो आप बोलिए सर पृथ्वी के बाद में आ जाएगा आपका मंगल, ठीक है। उसके बाद में कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में आ जाएगा वरुण। बृहस्पति के बाद में शनि। कौन सा? शनि। शनि के बाद में आ जाएगा अरुण, और उसके बाद में रहेगा वो वरुण रहेगा। कौन सा रहेगा? वरुण। तो इस तरीके से आपको याद रहेंगे तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं, नहीं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है ना। चलिए तो ये आपसे पूछा है भाई कौन कौन से ग्रह हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं, तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन दे रहा है इसका आंसर। डी आंसर दे रहे हैं सभी के सभी। अच्छा कंफ्यूजन हो गए है ना, सभी के सभी डापा चूक हो रहे हो आप। भूमध्य आप यहां पर अपन बात करें तो आप बोलिए सर सूर्य के सबसे नजदीक कौन दिख रहा है? बुध दिख रहा है। कौन दिख रहा है? बुध। बुध के बाद में कौन होता है? तो आप बोलिए सर बुध के बाद में आएगा वो शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? तो आप बोलिए सर ये शुक्र ग्रह। फिर शुक्र के बाद में तो ये पृथ्वी है। ये कौन सी है? तो आप बोलिए सर पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद में कौन है? तो आप बोलिए सर पृथ्वी के बाद में मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह? मंगल। मंगल के बाद में ये सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो आप बोलिए सर बृहस्पति है। कौन सा पति? तो आप बोलिए सर बृहस्पति। कौन सा पति है ये? तो बृहस्पति है, ठीक है ना। चलिए बृहस्पति के बाद में कौन सा? तो आप बोलिए सर ये शनि ग्रह। कौन सा ग्रह? शनि। शनि के बाद में यहां पर अरुण है। यहां पर कौन है? तो अरुण। और ये रहेगा लास्ट में वरुण। ये कौन है बताइए? वरुण। अब क्वेश्चन तो आपने ढंग से पढ़ा ही नहीं, इसीलिए तो गलतियां कर रहे हो आप। क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ा नहीं इसीलिए तो गलतियां कर रहे हो, ढूंढ रहे हो यहां पर कि सर आंसर कहां पे मिलेगा। अभी तक तो किसी का भी आंसर सही नहीं है क्योंकि आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखो कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहां का निम्नलिखित
में से कौन सा कर्म सही होगा? पृथ्वी को देखते हुए, सूर्य को देखते हुए नहीं करना है, तभी तो क्वेश्चन मैंने कहा था पृथ्वी को देखो, तो आप बोलोगे सर पृथ्वी को देखा, सबसे पहले बताओ इधर कौन, तो आप बोलोगे सर मंगल, और इधर कौन है, तो आप बोलोगे सर शुक्र है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन आपसे पूछा है सबसे नजदीक कौन है, तो आप बोलोगे सर सबसे नजदीक में, अपने पृथ्वी के सबसे नजदीक में है वो शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह है, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना था, सी आंसर दे रहे हैं। चलिए, तो आप बोलोगे सर मंगल तो नहीं है, तो आप बोलोगे सर पहला ऑप्शन गया शुक्र, शुक्र, ठीक है। चलिए, अगला आपको देखना था, तो आप बोलोगे सर बुध दे रहे हो, बुध कैसे दे सकते हो? उसके बाद में शुक्र के बाद में पास में कौन है, तो आप बोलोगे सर एक बुध पास में आएगा या मंगल पास में आएगा, तो आप बोलोगे सर मंगल पास में आएगा। कौन सा पास में आएगा? मंगल। तो पहले स्थान पर ये रहा, दूसरे स्थान पर ये रहा। अब बात करते हैं, बताइए पृथ्वी से तीसरा, तो आप बोलोगे सर बृहस्पति रहेगा, या फिर बुध पास में है, तो आप बोलोगे सर बुध पास में है। कौन पास में है? क्योंकि दूसरे नंबर पर ये गया, बुध नहीं है, तीसरे नंबर पर बुध रहेगा, और चौथे नंबर पर कौन रहेगा? तो बृहस्पति रहेगा। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया था, लेकिन आपको अच्छे से यदि याद है तो कहीं पे दिक्कत आएगी नहीं। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन? ठीक है, इसमें कोई ठीक नहीं लग रहा है ना? अच्छा, कोई ठीक नहीं लग रहा है, ये सबसे अच्छा है ना। कोई ठीक नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन आपसे आपने ढंग से नहीं पढ़ा था, है ना। कोई भी ठीक नहीं लग रहा है, शाबाश, ये तो और भी अच्छा है कि सर हम नहीं बताएंगे, है ना। वो वाला एसएससी के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपके सीएचएसएल के अंदर, सीएचएसएल में पूछा था ये, सीएचएसएल के अंदर पूछा था 2019 में जो पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, है ना। हो गए सारे के सारे डापा चू गाजा, और वो भी, और इसमें ये और बता रहे हो कि सर इसमें से तो कोई नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं, और फिर घर आकर ऐसे और बोलोगे एक क्वेश्चन तो अपन डिलीट करवा कर ही आएंगे, है ना। एक क्वेश्चन तो डिलीट करवा के आएंगे कि उसमें से आंसर ही कोई सही नहीं है। शाबाश। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है वह वर्ष की दीर्घतम अवधि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है? भाई वर्ष की दीर्घतम अवधि पूछा आपसे, तो कौन से ग्रह पर दीर्घतम अवधि होती है? दीर्घतम अवधि होती है यानी एक दिन खूब लंबा होता है, वो उसके बारे में पूछा है। भाई बताइए जल्दी से, दीर्घतम अवधि के बारे में पूछा है, वर्ष का पूछा है, वो भी वर्ष सबसे लंबा वर्ष। एक वर्ष, जैसे आपके एक वर्ष कितने दिनों में हो जाता है, तो आप बोलोगे सर 365 में हो जाता है हमारे, तो कितना? 365 में। तो इनमें से कौन सा ग्रह, जितने अभी जो ग्रह बताए मैंने आपको, उन ग्रह के बारे में पूछा है मैंने, तो उन ग्रह में से सबसे बड़ा दिन, बड़ा वर्ष कौन सा होता है, ठीक है ना। जहां पर आप एक बार रहने लग जाओ तो एक वर्ष कितने सालों के अंदर आएगा? एक वर्ष है वो किस वर्ष के बराबर है? सी आंसर नेपच्यून, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेपच्यून बिल्कुल सही है। नेपच्यून को कहते हैं वरुण के नाम से, किसके नाम से? वरुण के नाम से जाना जाता है। बी आंसर बृहस्पति, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति कैसा ग्रह है? तो बोलिए सर सबसे बड़ा ग्रह है ये बृहस्पति, तो ठीक है ना। चलिए बी आंसर दे रहे हैं और सी आंसर, चलिए गलत हो गया काफी लोगों का, लेकिन जिन्होंने सी दिया था, नेपच्यून दिया था, उनका आंसर तो बिल्कुल सही है। नेपच्यून के बारे में अपन बात करें, इसको क्या कहते हैं? तो आप बोलिए सर इसको कहते हैं वरुण कहते हैं। क्या कहते हैं? वरुण। कहां पर है ये वरुण? दिखाऊं क्या? तो आप बोलिए सर ये रहा, देखो वरुण। कौन सा वरुण है? तो ये रहा वरुण है। अब बताओ यहां पर पृथ्वी से काफी दूर, सूर्य से भी काफी दूर है, तो आप बोलिए सर बात तो सही चल रही है कि सूर्य यहां पर, वरुण यहां पर, इसका मतलब इस पर सूर्य की रोशनी आती है या नहीं आती है सर, ये तो बताओ। तो आप बोलिए सर बिल्कुल कम आती है, बिल्कुल रोशनी यहां पर कम आती है। इसका मतलब क्या होगा? तो आप बोलिए सर ये बिल्कुल ठंडा है। कैसा है? तो वरुण है वो सबसे ठंडा ग्रह है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह है वो आपका वरुण हो जाएगा। नेपच्यून के बारे में और थोड़ी चर्चा करें तो इसके कितने उपग्रह है? इसके उपग्रह यानी चांद कितने, इसके कितने चांद है? इसके तो 14 चांद है। कितने चांद दिखेंगे आपको इस ग्रह पर? 14 चांद दिखेंगे, यानी 14 उपग्रह दिखेंगे। कितने उपग्रह? 14, ठीक है ना। चलिए अगला अपन बात करें टाइट्रम के बारे में। अपन बात करें ट्राइट्रम है वो इसका एक उपग्रह, जो उपग्रह है सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है ना। तो इसका चांद का नाम बताओ क्या? तो आप बोलिए सर इसका जो उपग्रह 14 उपग्रह हो गए, और इसके एक चांद का नाम है वो कहा जाता है टाइट्रम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ट्राइट्रम के नाम से। ये भी याद रख लो, ट्राइट्रम इसका ये चांद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक दिन के अंदर बताओ ये घूर्णन अपनी जैसे अक्ष के अंदर हमेशा अपन क्या करते हैं? तो आप बोलिए सर ये सूर्य है, ठीक है, और आप सभी को पता है सभी ग्रह बताओ कैसे? तो आप बोलिए सर सूर्य है वो अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं, अपने अक्ष पर ऐसे घूमते 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 ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। तो आप बोलिए सर बात तो सही कर रहे हैं। ये कौन है? तो बीच में सूर्य है, और जो भी ग्रह होता है वो क्या करता है? तो इसी अक्ष में, अपने अक्ष के अंदर ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन ये अपने ऐसे 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 चक्कर लगाते रहते हैं। तो आप बोलिए सर ये ऐसे वाला चक्कर एक चक्कर लगाने में कितना समय
समय लगता है उसके बारे में जब पूछ लिया जाए तो देखो एक चक्कर अपने अक्ष पर ही एक चक्कर कितने दिन में, तो आप बोलोगे सर ये सिर्फ और सिर्फ 17 घंटे में लगा लेता है। कितने घंटे में? 17 घंटे और 1 मिनट के अंदर, है ना। 17 घंटे के अंदर कितने? 17 घंटे के अंदर 17.1 घंटे के अंदर, घंटे में ये अपना घूर्णन पूरा कर लेता है। अपना क्या कर लेता है? घूर्णन पूरा कर लेता है। लेकिन इसको समय लगता है, जब ये ऐसे ऐसे पूरा यहां पर घूम के आएगा ना, तब कितना समय लगता है? 164 वर्ष। अब आप बताओ, इस नेपच्यून पर चले जाओ और 1 साल का वेट करो कि मैं 1 साल बाद में वापस पृथ्वी पे जाऊंगा, 1 साल बाद में वापस पृथ्वी पे जाऊंगा, तो 1 साल कब होएगा आपका? 168। कितना? तो आप बोलोगे सर 168 नहीं, 164.8, है ना। 164.8 वर्ष। तो कितने वर्ष बाद में जाओगे आप? तो आप बोलोगे सर 1 वर्ष किसके बराबर है? तो यहां पर 1 वर्ष बराबर होता है 164.8 वर्ष के बराबर होता है। बोलिए समझ में आया? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। डेली क्लास कितनी बजे होती है सर? डेली क्लास होती है भाई 16वीं क्लास है, रोज आपको मैं बताता हूं 11 बजे रोज क्लास होती है ना। ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू चल रहे हैं, आप शेयर करोगे तो अधिक से अधिक देखो मैं सारे टॉपिकों के क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा, इसी तरीके से आपको पूरी व्याख्या के साथ में चर्चा करेंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपको उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। वरुण, तो आप बोलोगे सर जब वरुण का आ जाए, एक तो ठंडा है, ठीक है, एक अपना घूर्णन पूरा कर लेता है, तो आप बोलोगे सर 17 घंटे में। एक जब पूरा सूर्य के चक्कर लगा के आएगा तो 164.8 वर्ष लग जाएंगे। कितने हैं? तो उपग्रह 14 है। चांद का नाम क्या है? तो ट्राइटम के नाम से इसको जाना जाता है। बोलिए समझ में आया? पीला ग्रह भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला ग्रह भी इसी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बता भी दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह है? अभी बताया मैंने आपको, तो अब बताइए, सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो बताइए जल्दी से। ओके थैंक यू रक्षु जी, ओके ठीक है। नीरज और रक्षु का आंसर, नीरज का आंसर, अक्षय का। चलिए क्लास कैसी लगती है आप जरूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करो। देखो पूरी मेहनत के साथ में क्वेश्चन लेकर आते हैं, बच्चे बहुत कम आते हैं ना, मन भी 1% भी नहीं करता। फिर यदि 5 लोग 7 लोग रहते हैं और पूरा हमें एक क्लास में 3-3 घंटे लगते हैं क्वेश्चन देखने में, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन भी तो हमें देखने रहते हैं कि भाई क्वेश्चन कहां से लाए, ऐसे तो है नहीं कि खुद के खुद बना के लेके आ जाएं। पुराने एग्जाम के क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको पता रहे कि पुराने एग्जाम में आपके किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए तो बताइए भाई, डी आंसर दे रहे हैं, डी आंसर बृहस्पति। तो आप बोलिए सर बिल्कुल बात तो सही कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया, ये डायग्राम के माध्यम से क्वेश्चन था कि भाई क्वेश्चन पूछा है बृहस्पति के बारे में। अब यहां पर कौन सा ग्रह है? तो आप बोलिए सर ये ग्रह मंगल है, ये ग्रह कौन सा है? शनि है। ये कौन सा ग्रह है? तो ये तो आपका बृहस्पति है ना, ये तो आपका बृहस्पति है, ठीक है। चलिए ये तो है शनि ग्रह, और ये कौन सा है? तो आप बोलोगे सर मंगल। इन दोनों के मध्य कौन सा है? तो आप बोलोगे सर इन दोनों के मध्य ये रहा बृहस्पति। इन दोनों के मध्य कौन सा है? तो आप बोलोगे सर बृहस्पति है। बस यही तो क्वेश्चन पूछा था आपसे कि बताइए मंगल ग्रह और शनि के मध्य कौन सा ग्रह है? तो आप बोलोगे सर मंगल और शनि के मध्य ग्रह है वो बृहस्पति है। कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी का आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, डी आंसर, सबका आंसर सही आंसर है। चलो बृहस्पति के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बृहस्पति ग्रह कैसा है? तो आप बोलोगे सर एक तो ये सबसे बड़ा ग्रह, बनाया भी मैंने सबसे बड़ा ही था, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपसे ये पूछ लिया जाए ना, तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ा ग्रह वो बृहस्पति है। कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह है। यहां पर हाइड्रोजन और हीलियम की गैस, हीलियम गैसें पाई जाती है। कौन सी गैसें पाई जाती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम है वो यहां पर गैसें पाई जाती है। रेडियो तरंगों का प्रसारण होता है। क्या होता है? तो आप बोलोगे सर रेडियो तरंगे। कौन सी तरंगे हैं यहां पर? रेडियो तरंगे पाई जाती है। कौन सी? तो आप बोलोगे सर रेडियो तरंगे हैं वो विद्यमान है इसमें, इस ग्रह पर, ठीक है। चलिए सबसे बड़ा ग्रह हो गया, तो सबसे बड़ा ग्रह तो इसका उपग्रह भी सबसे बड़ा ही होएगा। गैनीमिड नाम है। कौन सा नाम है? गैनीमिड है, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना। तो 79 तो टोटल उपग्रह है। इसके कितने उपग्रह है? टोटल उपग्रह है वो 79। सबसे बड़ा उपग्रह के बारे में आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, तो आप बोलोगे सर जो बड़ा सबसे बड़ा ग्रह है उसी का ही सबसे बड़ा उपग्रह होगा। नाम है गैनीमिड नाम है। कौन सा नाम है? गैनीमिड नाम है, ठीक है ना। तो गैनीमिड हो जाएगा, ये याद रख लेना। अच्छा ये आपके देखो 79 उपग्रह है, लेकिन अभी उपग्रह शायद किसी दूसरे के बताए थे, याद नहीं आ रहे मुझे, शनि के बताए थे जिसमें से 79 से ज्यादा है ना, वो बताए थे, ठीक है। इसके याद रख लेना 79 है। इसके कितने हैं? 79 है। समझ में आ गया होगा। तो ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा इसमें घूर्णन कितना कर लेता है इसके बारे में पूछ लिया जाए तो 9 घंटे में ये घूर्णन कर लेता है, और लगभग है वो 11.9 वर्षों के अंदर पूरा सूर्य के चक्कर लगा
लगाकर आ जाता है। 11.9 वर्षों के अंदर पूरा सूर्य के चक्कर लगाकर आता है ये याद रख लेना, और 9 घंटे के अंदर अपना पूरा घूर्णन कर लेता है। कितने घंटे में? 9 घंटे के अंदर। ठीक है, चलिए ओके, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? भाई बताइए, ज्वार भाटा के बारे में तो सभी बता ही दोगे। ज्वार और भाटा, छोटा सबसे, बिल्कुल छोटा सबसे बुध है, ठीक है ना, सबसे छोटा है वो बुध है, बिल्कुल है। रेडियो तरंगे आती है, रक्सो बिल्कुल ठीक है। नीरज का आंसर ओके, नीरज, जेनिस का, चेतन का, सबका आंसर, मोनू दुबे का आंसर। भाई जितने भी जुड़े देखो शेयर जरूर किया करो, है ना। आप एक एक लोग भी यदि शेयर करोगे ना तो कम से कम क्लास के अंदर 50-60 लोग तो आ ही जाएंगे, है ना। आप पर है, देखो आप अधिक से अधिक शेयर किया करो। चलिए तो क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपसे पूछा है, गुरुत्वाकर्षण यानी अपकेंद्रण बल के कारण, किसके कारण? तो आप बोलोगे सर अपकेंद्रण बल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा बल? अपकेंद्रण बल के कारण। कौन सा बल? अपकेंद्रण बल। इसके कारण क्या आता है? तो आप बोलिए सर ज्वार आता है। ज्वार कब आता है? एक तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बोलिए सर प्रत्येक 12 घंटे के बाद में। कितने घंटे के बाद में? प्रत्येक 12 घंटे के बाद में ज्वार आता है। इसका मतलब ज्वार दिन में कितनी बार आता है? ज्वार दिन में आता है वो 2 बार आता है। कितनी बार आता है? ज्वार दिन में 2 बार आता है, ठीक है ना। चलिए अगला अपन बात करें भाटा के बारे में, तो आप बोलिए सर भाटा है वो बताओ। तो आप बोलिए सर भाटा के बारे में बात करेंगे तो भाटा आता है 6 घंटे के बाद में। कितने घंटे के बाद में? 6 घंटे के बाद में। तो ये 12 घंटा 26 मिनट है ना, 12 घंटे और 26 मिनट है वैसे पूरा। तो भाटा बताओ, तो आप सर भाटा आता है वो 6 घंटे बाद में आता है, ठीक है ना। तो कैसे आता है इसी के बारे में तो पूछा है, कैसे आएगा ज्वार और भाटा अपकेंद्रण बल के कारण? किस में लगेगा अपकेंद्रण बल? तो आप बोलिए सर अपकेंद्रण बल लगता है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के मध्य। किसके? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा। सी आंसर दिया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? बताइए जल्दी से। ज्वार भाटा के बताइए। ये यदि मैं पूछूं ज्वार ये बंदरगाह कौन सा है, यदि आपसे यहां से पूछ लिया जाए ना, पिछली बार आपके जीडी में पूछा था कि बताइए भारत में ज्वार ये बंदरगाह कौन सा है। अब ज्वार ये बंदरगाह का मतलब क्या होता है? तो आप बोले सर ज्वार और भाटा आता है ना, ज्वार और भाटा। अब ये बंदरगाह यहां पर कौन सा है? तो आप बोले सर कांडला बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। अब नाव यहां पर खड़ी है, तो आप बोले सर बिल्कुल खड़ी है नाव यहां पर, ठीक है। अब ये नाव खड़ी है, अब इसको आना है इस पोर्ट तक, तो यहां तक तो पानी नहीं है, तो आप बोले सर इस जगह तक पानी नहीं है, तो ये क्या आएगा? ज्वार आएगा, जिससे ये नाव है इस तट तक पहुंच जाएगी। भाटा आएगा तो इस तट से वापस इधर आ जाएगी, क्योंकि इस तट के पास में पानी कम है, पानी कम है तो बड़ी नावें हैं वो इस तट तक पहुंच नहीं पाती है। तो ज्वार और भाटा का इंतजार करते हैं ये, तो ये कांडला बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह हो जाएगा, याद रखना। पिछली बार क्वेश्चन पूछा था यहां से। अगले क्वेश्चन के बारे में पूछा है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है ये आपसे पूछा है। आज भौतिक भूगोल, विश्व के भूगोल से संबंधित या भौतिक भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है, उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। चलिए यहां पर बीचों बीच से कौन सी रेखा? तो आप बोले सर बीचों बीच रेखा है वो है आपके भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा है कहां पर है? तो आप बोले सर 0 डिग्री अक्षांश पर है। कौन से अक्षांश पर? 0 डिग्री अक्षांश पर है, ठीक है। चलिए अगला अपन बात करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं। तो आप बोले सर यहां पर है आपके 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में। तो ये तो उत्तर हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया। और कितना पर? 23.5 डिग्री पर दक्षिण के अंदर है। ये कहां पर? दक्षिण अक्षांश में, ठीक है ना। ऐसी रेखाएं होती है वो बताओ कैसी? तो आप बोले सर अक्षांश कहलाता है, जब खड़ी लाइनें होती है वो देशांतर कहलाता है। और ये कौन सी है? तो आप बोले सर ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। और यहां पर है, इसको कहता है, इसको कहते हैं करक रेखा। कौन सी रेखा? करक। और ये है आपके मकर रेखा। ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल ठीक है, आंसर आपका ए आंसर दे रहे हैं। केवल क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखो, थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को ऐसे जल्दबाजी में मत पढ़ो, है ना। गलत पूछा है कि गलत क्या है? गलत पूछा है, गलत क्या है, ठीक है ना, वो पूछा है, ठीक है। बाद 2 मिनट रुक जाएगा, 2 मिनट बाद 2 मिनट रुक। क्या सर आंसर देने के बाद 2 मिनट रुक? आंसर देने के बाद में 2 मिनट रुकना है, मतलब समझा नहीं मैं, मतलब आपको आंसर देने की जगह पूरा टाइम देता हूँ, है ना। इसीलिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, ताकि पता रहे तब तक, ठीक है। ज्यादा अपन को क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा मकर रेखा और करक रेखा, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चा यहाँ पर ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्या ही चीज है कि ये उत्तर के अंदर 66.5 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर? तो आप बोलेंगे सर 66.5 डिग्री पर। और दक्षिण के अंदर भी 66.5 डिग्री, दक्षिण के अंदर भी कितनी डिग्री? 66.5 डिग्री। बताओ ए पहले आता है या आ पहले आता है? तो आप बोलिए सर ए पहले आता है, तो नीचे से शुरू कर दो। अंटार्कटिक कौन सा हो जाएगा? इसको कहते हैं अंटार्कटिक। ये हो जाएगी अंटार्कटिका, अंटार्कटिक रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी?
अंटार्कटिक रेखा हो जाएगी। ठीक है, ये आपके अंटार्कटिक रेखा, तो ये हो जाएगी आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी? आर्कटिक रेखा। तो मैंने कहा ए पहले आता है या आ पहले, तो आप बोलोगे सर ए पहले आता है, ए नीचे से शुरू कर दो, आ आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा हो जाएगी। ये 66.5 डिग्री पर कौन सी रेखा है? आर्कटिक रेखा ध्रुव, और 90 डिग्री पर यहां पर है दक्षिणी ध्रुव। यहां पर कौन सा ध्रुव है? तो आप बोलोगे सर दक्षिणी ध्रुव। अब क्या क्या क्वेश्चन पूछा था वही तो अपन देख लेते हैं यहां पर। तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन पूछा है हमसे, वो देखो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। बात तो बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल बात कह रहा है कि ये रहा देखो उत्तर के अंदर, क्योंकि यहां पर तो ये तो पूरा का पूरा भाग कौन सा है? तो आप बोलोगे सर दक्षिण भाग है। ये कौन सा है? तो दक्षिण भाग है। और ये वाला कौन सा भाग है? तो आप बोलोगे सर ये वाला भाग है वो आपका उत्तरी भाग है। कौन सा भाग है? उत्तरी भाग है। ठीक है ना, तो उत्तर के अंदर है बिल्कुल एन यानी नॉर्थ हो जाएगा। एन यानी क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए मकर रेखा एन अक्षांश, एन कैसे? तो आप बोलोगे सर नॉर्थ में थोड़ी है, तो आप बोलोगे सर नॉर्थ में नहीं है। और पहली बात 66.5 पर नहीं है, बात बिल्कुल सही है। तो आप बोलोगे सर मकर रेखा 23.5 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, तो आप बोलोगे सर 0 डिग्री रेखा पर। कौन सी? 0 डिग्री रेखा। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा के बारे में पूछ रहे हैं, तो दिनांक रेखा बीचों बीच यहां पर रेखा बनती है, वो कौन सी? तो आप बोलोगे सर 0 डिग्री देशांतर। कौन सी? 0 डिग्री देशांतर। यह आपके अंतरराष्ट्रीय दिनांक और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जब भी पूछ ली जाए तो 180 डिग्री पर। कितने पर? 180 डिग्री तिथि रेखा हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये आपका 0 डिग्री भी नहीं होगा, ये गलत हो गया, इधर ये गलत हो गया। चलिए दक्षिणी ध्रुव, तो आप बोलोगे सर 66.5 डिग्री, एस एस यानी साउथ हो जाएगा। एस यानी क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही कह रहा है। तो गलत कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे सर 2 और तीसरा गलत है, दूसरा और तीसरा गलत है। ये आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अच्छा, कुछ क्वेश्चनों के अंदर व्याख्या बताता हूं, इसका मतलब वो आगे आपके काम में आएंगे। अब इनमें आपको बताने की जरूरी नहीं है, समझ में आया होगा। आपको लग रहा होगा सर इतना देर क्यों बताए हो आप, हमें पता है। ये पता इसलिए है, जिसको नहीं पता वो वहां से समझ लेगा और आगे के क्वेश्चन आंसर अच्छे से दे सकता है ना, आगे के क्वेश्चन अच्छे से आंसर दे सकता है। इसीलिए मैं कुछ व्याख्या अधिक बताता हूं ताकि आपके आगे वाले क्वेश्चनों के आंसर आप दे सकते हो। उसी से रिलेटिव क्वेश्चन है। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बता दिया था, ठीक है ना, सभी रेखाओं के बारे में। ये आपके 0 डिग्री जब भी पूछ लिया जाए, 0 डिग्री देशांतर, कौन सी रेखा? देशांतर के बारे में। तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी? तो आपके साथ दिनांक रेखा हो जाएगी। और इधर ही आप घूम के पीछे की ओर जाओगे इस पृथ्वी के, तो यहीं पर आपको मिलेगी 180 डिग्री। कितने डिग्री? 180 डिग्री। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हो जाएगी। कौन सी रेखा? तिथि रेखा। ठीक है, चलिए तो अब बताइए इसमें से, जल्दी से बताइए, इसमें से गलत पूछा है आपसे, गलत पूछा है बी आंसर। ठीक है, 0 डिग्री रेखांश क्या हो जाएगा? तो आप बोले सर रेखांश है ये आपका 0 डिग्री रेखांश के बारे में, रेखांश के बारे में। तो ये रेखांश भूमध्य रेखा नहीं होती है, 0 डिग्री अक्षांश होता है, यही भूमध्य रेखा होगी। इधर अपन बात करें कर्क रेखा, अभी देख लिया था। प्रधान मध्याह्न रेखा के बारे में अपन बात करें, 0 डिग्री, ये प्रधान मध्याह्न रेखा है। ठीक है ना, ग्रीनविच रेखा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? तो आप बोले सर इस रेखा को कहते हैं ग्रीनविच के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ग्रीनविच के नाम से। चलिए तो आंसर नंबर 2 बिल्कुल सबका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट पर उपलब्ध आपसे दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? क्रस्ट पर पूछा है, दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था आपकी पिछली बार यहाँ पर जीडी के अंदर। ठीक है ना, चलिए तो बताइए जल्दी से, 1 घंटे के अंदर क्लास कंप्लीट करनी है अपन को, तो थोड़ा सा जल्दी करते हैं। ठीक है ना, चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर। मोनू दुबे का, रक्षु का, विद्या भारती का बी आंसर। ठीक है, मोनू का, जेनिस का आंसर, चेतन का, नीरज का। ठीक है, चलिए सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन के बारे में बताइए जल्दी से। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत, देखो यहां से क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं आपसे वो थोड़े से समझ लो। एक तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत का पूछेगा, और एक पूछेगा संपूर्ण पृथ्वी पर। किस पर? तो आप सर एक तो पूछता है क्वेश्चन कि संपूर्ण पृथ्वी के अंदर, ये आपके संपूर्ण पृथ्वी, ये तो क्या है? तो आप सर ये तो पूरी की पूरी पृथ्वी है। अब जैसे पृथ्वी का ऊपरी भाग पूछ लेगा, अंदर का भाग पूछ सकता है ना, तो ये पूछ सकता है पृथ्वी का, तो संपूर्ण पृथ्वी का एक अलग क्वेश्चन बनता है। और पृथ्वी की ऊपरी परत है, ये पृथ्वी की क्या है? तो आप सर ये पृथ्वी की ऊपरी परत है। कौन सी परत है? तो ये पृथ्वी की ऊपरी परत है। इस ऊपरी परत से क्वेश्चन अलग पूछता है। ठीक है ना, तो ये आपके कौन सी परत हो गई? ऊपरी परत। अब ऊपरी परत के अंदर बताओ कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो ऊपरी परत में पहले स्थान पर तो है वो है ऑक्सीजन। कौन सा हो जाएगा? पहले स्थान पर है ऑक्सीजन। कौन सा जन? तो आप बोलिए सर ऑक्सीजन। दूसरे स्थान पर है वो है सिलिकॉन। दूसरा
दूसरा स्थान पर कौन है, तो सिलिकॉन हो जाएगा। कौन सा कण, तो आप बोले सर सिलिकॉन है, याद रह जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सिलिकॉन हो जाएगा। तीसरे स्थान पर अपन बात करें तो नंबर 3 पर है एल्यूमिनियम पाया जाता है, एल लिख रहा हूं एल्यूमिनियम, क्या हो जाएगा तीसरे स्थान पर। ऊपरी परत में, पृथ्वी की ऊपरी परत में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कौन सा एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद में लोहा पाया जाता है चौथे स्थान पर। यह एग्जाम में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए पृथ्वी की ऊपरी परत में लोहा कौन से स्थान पर है, तो आप बोलिए सर लोहा चौथे स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद में कैल्शियम है, उसके बाद में कौन है, कैल्शियम पाया जाता है 5वें स्थान पर। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी के बारे में आपसे पूछा जाए, ज्योग्राफी थ्योरी क्लास करवा देना प्लीज सर। ओके, ज्योग्राफी की क्लास आपको पहले देखनी है तो आप जाकर देख सकते हैं, आपको एएलपी की क्लास मिलेगी एक, वहां पर जाकर आप ज्योग्राफी की क्लासें देख सकते हो। बाकी ज्योग्राफी की भी शुरू हो जाएगी है ना, आपके थ्योरी के अंदर करवा देंगे, ठीक है, पूरी ज्योग्राफी करवा देंगे, निश्चिंत रहो आप, ठीक है। चलिए अपन बात कर रहे हैं संपूर्ण पृथ्वी के बारे में, और संपूर्ण पृथ्वी के बारे में मैं बात कर रहा था, संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, तो आप लोग सर संपूर्ण पृथ्वी पर लोहा सर्वाधिक मिलता है, क्या मिलेगा, लोहा सर्वाधिक मिलता है। ये इंपॉर्टेंट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण पृथ्वी पर देखोगे तो आप लोग सर संपूर्ण पृथ्वी पर तो मिलेगा लोहा, कौन मिलेगा, लोहा प्रथम स्थान पर, और दूसरे स्थान पर मिलेगा वो ऑक्सीजन मिलेगा। दूसरे स्थान पर कौन मिलेगा, दूसरे स्थान पर मिलता है वो मिलता है ऑक्सीजन, कौन सा जन, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट तीसरे नंबर पर, तो आप लोग सर तीसरे नंबर पर सिलिकॉन मिलेगा, तीसरे स्थान पर कौन है, सिलिकॉन मिलेगा, ठीक है। चलिए सिलिकॉन हो गया। चौथे स्थान पर अपन बात करें तो चौथे स्थान पर मैग्नीशियम मिलेगा, चौथे स्थान पर Mg मैग्नीशियम, चौथे स्थान पर कौन है, मैग्नीशियम। पांचवें स्थान पर निकल मिलेगा, कौन मिलेगा, निकल। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कुछ भी कर लो, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा था पिछली बार। अब आपसे कैसे भी याद करो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये पिछली बार प्रत्येक शिफ्ट में लगभग कुछ क्वेश्चन था, यहां से था कि बताओ संपूर्ण पृथ्वी में कहां पर और पृथ्वी की ऊपरी परत पर कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये एग्जाम में। तो ऊपरी परत पूछे तो उसको क्रस्ट कहते हैं, ऊपरी परत को, और क्रस्ट में से जब क्वेश्चन आएगा तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा और कैल्शियम हो जाएगा। संपूर्ण पृथ्वी बोले तो लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम और निकल हो जाएगा। अब बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा इसके बारे में, तो आप बोलोगे सर क्रस्ट का पूछा है ना, और वो भी दूसरे स्थान पर पूछा है, किसका, दूसरे स्थान पर। दूसरे स्थान पर कौन होगा, सिलिकॉन होगा, कौन होगा, सिलिकॉन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी है। तो बताओ भाई जल्दी से, इसमें से कौन सी ऐसी एक परत है पृथ्वी की बाहरी परत। पृथ्वी की बाहरी परत के बारे में पूछा है। अब सबको पता है ना कि सर पृथ्वी की ये पृथ्वी है, ये अपनी कौन है, तो आप बोले सर पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी की ये बाहरी परत के बारे में पूछा है कि भाई ये बाहरी जो परत है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको, ये पृथ्वी की बाहरी परत में। अब बताओ, अब पृथ्वी की बाहरी परत को किस नाम से, तो आप बोले सर यहीं पे तो अपन रहते हैं, यहीं पे तो हम रह रहे हैं, यहीं पे तो आप रहते हो, यहीं पे आप रह रहे हो, तो आप बोलोगे सर पृथ्वी के कहां पे रहते हो, पृथ्वी की बाहरी परत पे। ऐसे तो नहीं है कि सर मैं तो पृथ्वी के अंदर रहता हूं, है ना, पृथ्वी के अंदर तो कोई नहीं रहता ना, तो आप बोलोगे सर नहीं रहते, है ना, पृथ्वी के अंदर कोई नहीं रहता है, पृथ्वी के बाहरी परत पर रहते हो। आप कहां पे रहते हो, पृथ्वी के बाहरी परत पर, और उसको किस नाम से जाना जाता है। सबका आंसर आ रहा है बी आंसर, और सी आंसर दे रहे हैं जेनिस का आंसर, ठीक है। चलिए ओके, और बताइए जल्दी से इसका आंसर देखते हैं कौन देता है इसका आंसर। ए आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, तो आप लोग सर स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट करना, ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थल मंडल, स्थल मंडल के अंदर यदि पृथ्वी में आप नीचे की ओर जाओगे, किधर, तो आप लोग सर पृथ्वी में गहराई की ओर जाते हैं, तो बताइए, 32 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने, 32 डिग्री नहीं, 32 अपन बात करें यहां पर 32 मीटर, 32 मीटर के आप गहराई में, कितनी, तो आप लोग सर पृथ्वी के गहराई में जाओगे 32 मीटर, कितने नीचे, 32 मीटर नीचे जाओगे, तो टेम्परेचर के बारे में अपन बात करें, तापमान है वो 1 डिग्री कम हो जाता है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 डिग्री अधिक हो जाता है, कम नहीं होता है, अधिक होता है। क्या होता है, तो आप बोलिए सर अधिक होता है, ठीक है ना। चलिए ये याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कि बताइए पृथ्वी की जो गहराई में जाओगे आप नीचे की ओर, 32 मीटर जाने पर कितने डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो कितना बढ़ जाता है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला और बात करें थोड़ा सा, यहाँ पर पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पृथ्वी की परत, जो ऊपर की जो प्लेटें हैं, परतें हैं, उसको किस किस नाम से जाना जाता है। रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की परतें कौन कौन सी होती है, इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो लिखो रासायनिक संगठन के आधार पर, आधार पर
पृथ्वी की परतें, पृथ्वी की परतें। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की परतें कौन कौन सी होती है? तो एक तो होती है सियाल, एक होती है सीमा और एक होती है निफे। कितनी होती है? तो आप सर 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। 3 कौन कौन सी होती है, इसी के बारे में एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है और पूछता है। सबसे पहली परत का नाम, सबसे दूसरी परत का नाम। तो आप सर सी आल, कौन सी आल? सी आल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सी आल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी होती है। उसके बाद में सी मा, कौन सी? तो आप सर सी मा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी हुई है। तीसरी परत का नाम है नी फे। बताओ क्या नाम है? तो आप सर नी फे है यानी निकल और फेरस से बनी होती है। किससे बनी होती है? नीफे से बनी होती है, ठीक है ना। चलिए सर जीएफ मिलेगी क्या? जीएफ मिलेगी क्या? आपके परिवार में बहन भी होगी आपके, है ना। आप बोल रहे हो कि सर जीएफ मिलेगी क्या, तो आपके परिवार में बहन भी होगी, आपके परिवार में मम्मी जी भी होगी, है ना। तो उनको भी यदि अभी इसी तरीके से वो कहीं पे पढ़ते हैं तो वो फिर कैसे बताइए आप चीज, इस चीज को समझो, है ना। कौन से समाज से आप आते हो, कौन से समाज से आते हो, ये बताइए। मेरी क्लास में बकवास करने के लिए मत आया करो, ठीक है ना। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किस तरीके का समाज चाहते हो आप यहाँ पर, ठीक है। बताइए अगले क्वेश्चन के बारे में बताइए जल्दी से। सौरमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि, बताइए सौरमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। सभ्य समाज से आते हो तो कम से कम थोड़ा सा रखा करो, है ना, इस चीज को। सर जीएफ मिलेगी क्या यहाँ पर? आपकी बहन भी कहीं पे पढ़ती होगी। गजब ही हो यार तुम लोग। और मैंने 1000 बार पहले भी बोल रखा है भाई, मेरी क्लास में आओ पढ़ाई करने के लिए, मस्त रहो। पढ़ाई के अंदर एक दिन भी आपको कमी मिल जाए तो आप ऐसे बोल देना कि सर आज आपने घास काट दी, ठीक है। गजब हो यार तुम लोग, सही है। चलिए सौरमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि, बताओ जल्दी से इसका आंसर। यह सूर्य के निकटतम है, यह सूर्य के निकटतम है, इसमें से आवेशित कण है, यह पृथ्वी के पृष्ठ में तप्त हो जाता है और इसमें उष्मा पैदा होती है। सौरमंडल के बारे में पूछा है, किसके बारे में? सौरमंडल के बारे में पूछा है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए जो भी जुड़े हैं। एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है ना। चलिए सौरमंडल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर सौरमंडल, कौन सा मंडल है? सौरमंडल। तो आप सर ये पृथ्वी है अपनी, कौन सी? तो आप सर पृथ्वी। और पृथ्वी के सबसे बाहरी परत, जो सबसे पहली जो परत आती है, उसी मंडल को कहते हैं सौर मंडल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सौर मंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए ये याद रख लेना, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यह सूर्य के निकट होता है, इसमें आवेशित कण होते हैं, यह पृथ्वी के पृष्ठ में तप्त हो जाता है और इसमें उष्मा पैदा होती है। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा? सभी का आंसर आना चाहिए सी आंसर। ये पृथ्वी के पृष्ठ में तप्त हो जाता है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी के तप्त हो जाता है, बिल्कुल ये तप्त हो जाता है, बात सभी का सही आंसर है। सौरमंडल के बारे में अपन बात करें तो आप सर पृथ्वी की, ये एक तो सबसे पृथ्वी के सबसे पास की जो परत है उसको क्या कहा जाता है? सौरमंडल। मौसमी घटनाएं कहां पर होती है? ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मौसमी घटनाएं, कौन सी घटनाएं? मौसमी घटनाएं है, ये बताइए कहां पर होगी, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बोलिए सर मौसमी घटनाएं होती है, वो होती है सौरमंडल में। कौन से मंडल के अंदर? सौरमंडल के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद में एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन उठाता है और पूछता है कि बताइए ये सौरमंडल की दूरी कितनी है। सौरमंडल की दूरी के बारे में पूछा जाए तो 16 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 16 किलोमीटर। लेकिन ध्रुवों से देखोगे तो आप बोलोगे सर ध्रुवों से सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है? 8 किलोमीटर की। टोटल पृथ्वी के बारे में अपन बात करें जो भूमध्य रेखा से देखोगे तो 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यह बताओ क्या है? तो आप बोलोगे सर सौरमंडल है। लेकिन ध्रुवों से देखोगे तो केवल और केवल कितनी मिलेगी? 8 किलोमीटर सौरमंडल मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। नेक्स्ट मौसमी घटनाएं होती है, ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब आप बोलिए सर ये ऊपर जाते हैं तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, अभी मैंने आपको कहा था यहां पर कि नीचे जाते हैं तो तापमान बढ़ता है, तो पृथ्वी के ऊपर की ओर जाओगे आप तो बताइए कितने? तो 165 डिग्री। कितने डिग्री? 165 डिग्री। 165 मीटर ऊपर जाने पर, 165 मीटर ऊपर जाने पर, ऊपर
जाने के ऊपर अपन बात करें तो 165 मीटर ऊपर जाने पर बताओ क्या होगा। तो 165 मीटर ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान में कमी आती है, ये याद रख लेना है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों की बताइए कितने नीचे जाने पर और कितने ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है और तापमान में वृद्धि आती है, इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखें। सूची 1 को सूची 2 का मिलान कीजिए और उत्तर अंकित कीजिए, बताइए इसका आंसर। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, देखो कम आएंगे कोई दिक्कत नहीं है ना, 5 लोग 7 लोग 10 लोग भी रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, जितने अच्छे जितने कम रहेंगे हम अच्छे से पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फालतू की बकवास ऐसा थोड़ी है कि यूट्यूब है तो किसी को भी कोई भी है, कुछ भी कोई कुछ भी बोल जाए, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए तो बताइए इसका आंसर। ठीक है, प्रिया हमारे साथ में जुड़े हैं, चेतन हमारे साथ में जुड़े हैं, रक्षु हमारे साथ में जुड़े हैं और विद्या भारती हमारे साथ में जुड़े हैं, स्वागत है आप सबका। और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, थोड़े क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है ना, तो बताना है इसका आंसर क्या होगा। चिनूक, फोएन और सिराको और लू, एक दो से कनेक्ट कर लो तो आपको समझ में भी आ जाएगा इसमें कि सर कौन कौन सी इसमें हवाएं दी हुई है उनके बारे में। सी आंसर दे रहे हैं, ठीक है, चलिए ओके, सी आंसर बिल्कुल सबका सही है। इसका मतलब आपने थोड़ा एक दो से लू से भी कनेक्ट कर लोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए डी आंसर भी दे रहे हैं, इट्स इंस्टा शायद, ठीक है, चलिए ओके, गुड मॉर्निंग आपको। और रक्षु का आंसर डी आंसर आ रहा है। डी आंसर कैसे दे रहे हैं, लू से कनेक्ट करो ना, एक बार लू से कनेक्ट करके देखो इसमें, तो आप लोग सर लू से कनेक्ट करेंगे यानी डी। अब डी के अंदर कौन सा आएगा, डी में 2 आएगा, ठीक है, चलिए डी में 2। अब ऐसे तो कहना नहीं है कि सर बीच में ऐसे लिखो फिर यहाँ पर देखो ऐसे मिलाओ और फिर इसको ऐसे ऐसे मिला दो, है ना, तो आप बोलोगे सर समझ जाएंगे, तो इस तरीके से मत समझना कभी भी, इस तरीके से नहीं। अब बोलोगे 2 तो आप बोलोगे सर पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन गया, बचा कौन सा, ये 2 बचे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। यहाँ पर अगला आपको लग रहा है चिनूक के बारे में, किसके बारे में, तो आप बोलोगे सर चिनूक तो हेलीकॉप्टर है। चिनूक क्या है, तो आप बोलोगे सर हेलीकॉप्टर है, ठीक है ना, बिल्कुल है सर, हेलीकॉप्टर है। तो कहां से मंगाया, तो आप बोलोगे सर चिनूक हेलीकॉप्टर आया था ना अभी थोड़े दिन पहले, लगभग 1-1.5 साल पहले, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आया था, ठीक है ना। कहां से आया था, तो आप बोलोगे सर ये आया था अमेरिका से आया था, ठीक है ना, बिल्कुल आया था। तो आप बोलोगे सर चिनूक हेलीकॉप्टर है तो चिनूक नामक हवा भी कहां पे चलेगी, तो आप बोलोगे सर अमेरिका में चलेगी। कहां पे चलेगी, अमेरिका में, बोलो याद रह जाएगा, तो आप बोलोगे सर याद रह जाएगा। अब ऑप्शन कौन सा देखना था, ए में 3, ए में 3 इसी में है, 4 इसमें नहीं होगा, बोलो समझ में आया, तो आप सर बिल्कुल आ गया। अगला देख लेते हैं फोएन के बारे में। तो ये फोएन है वो आल्पस पर्वतमाला के आसपास में दक्षिण दक्षिण अमेरिका के आसपास में ये चलता है। और शिराको के बारे में अपन बात करें तो शिराको चलती है वो आपके मिस्र में, कहां पर, मिस्र में चलती है। बोलिए समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है, सी आंसर सबका सही आंसर है। चलिए नॉर्वेस्टर के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए नॉर्वेस्टर, नार्वेस्टर है, ये बताओ, नार्वेस्टर के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपको बताना है कहां पे चलती है। नार्वेस्टर हवा के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, हबूब के बारे में पूछ लिया जाए, किसके बारे में, हबूब के बारे में पूछा जाए तो बताओगे क्या बताना है, हबूब कहां पे चलती है, नार्वेस्टर कहां पे चलती है। एक चलती है विली विली, बिली बिली नहीं है, विली विली है, ये भी याद रख लेना, कौन सी है, तो आप बोलोगे सर विली विली है, ठीक है ना, बिली बिली नहीं है, विली विली। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये, हवाओं से नार्वेस्टर कहां पे चलती है, हबूब कहां पे चलती है, विली विली कहां पे चलती है, हर मटन कहां पे चलती है, हर मटन कौन सा मटन है, तो आप बोलोगे सर हर मटन है। ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो उनके बारे में देख लेते हैं। नॉर्वेस्टर तो आप बोलोगे सर नया नॉर्वेस्टर नया न्यूजीलैंड से संबंधित है, किससे, न्यूजीलैंड से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए अगला अपन बात करें हबूब के बारे में, और हबूब है वो आपके उत्तर पूर्वी सूडान के अंदर, कहां पर, तो आप बोलोगे सर ये हबूब है वो आपके रहेगी उत्तर पूर्वी सूडान में, कौन से सूडान में, उत्तर पूर्वी सूडान के अंदर चलती है। कहां पर चलती है ये, उत्तर पूर्वी सूडान में। विली विली के बारे में अपन बात करें तो विली विली है वो आपके चलती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये चलती है हवा वो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, ये हवाओं से पूछा जाता है आपसे कि बताओ कौन सी हवा कहां पे चलती है। हर मटन के बारे में अपन बात करें, हर मटन चलती है वो आपके है सहारा मरुस्थल में, कौन से मरुस्थल के अंदर, सहारा में, सहारा मरुस्थल, ठीक है। तो याद रख लेना, ये काफी बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनके बारे में सभी को समझ में आ गया होगा। सिमुम है तो वो याद, सिराको है, जैसे सिराको है वो आपके कहां पर चलती है, सिराको चलती है मिस्र के अंदर, और सिमुम चलती है वो आपके चलती है अरब मरुस्थल के अंदर, कौन से में, अरब मरुस्थल में चलती है, ओके, ठीक है ना। तो याद रख लेना, बिल्कुल मोंटी का आंसर बिल्कुल सही था। और अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सेल का कायांतरण निम्न में से किस सेल में होता है। तो ये सेल पूछा है, क्या पूछा है, तो आप बोलोगे सर सेल पूछा है। अब क्या है कि कुछ चट्टाने होती है उनका
कायांतरण होता है। क्या होता है? कायांतरण। अब ये एसएससी के अंदर एमटीएस में क्वेश्चन पूछा है। किसमें? एमटीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। 2000 शायद 18-19 में जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। चलिए, अब क्या पूछा है कि सेल, तो आप बोलोगे सर ये तो समझ में ही नहीं आया, क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है भाई? ये पूछना चाहता है सेल का होता है कायांतरण, कायांतरण होने के बाद में तो कोई चट्टानें बनती होगी। तो आप बोलोगे सर बात तो बिल्कुल सही है। अब ये कायांतरित होती है तो किसमें कायांतरित होती है, ये आपसे पूछा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन यदि पहले से कभी पढ़े हो तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम में पूछा जाए, बताओ ग्रेनाइट, कौन सा नाइट? तो आप बोलोगे सर ग्रे नाइट। और ग्रेनाइट है वो रूपांतरित किसमें होती है, यानी कायांतरित किसमें होती है? कायांतरित के बारे में अपन बात कर लेते हैं। कायांतरण ये बताओ किसमें होती है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ग्रेनाइट किसमें होता है? इसी के साथ में अपन बात करें चूना पत्थर। अब बताओ चूना पत्थर काफी सालों तक, मतलब करोड़ों वर्षों तक पड़ा रहेगा अंदर, तो वो क्या बन जाएगा? चूना पत्थर के बारे में यही तो क्वेश्चन पूछा आपसे इसी तरीके से कि भाई चूना पत्थर काफी वर्षों तक, ऐसे कैसे सेल है वो कायांतरित बदलकर किसमें बदल जाएगी? स्लेट में बदल जाएगी। किसमें? स्लेट में। डी आंसर बिल्कुल सबका सही आंसर है, स्लेट में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? स्लेट के अंदर। ग्रेनाइट है वो किसमें कायांतरित हो जाती है? तो आप बोलिए सर निस्की चट्टानों से। किसकी चट्टानों से? निस्की चट्टाने। ग्रेनाइट होती है निस्की चट्टाने। चूना पत्थर से तो आप बोलिए सर संगमरमर बनेगा। कौन सा मर? तो आप बोलिए सर संगमरमर है ना, संगमरमर। चलिए याद रख लेना, संगमरमर हो जाएगा, चूना पत्थर है। नेक्स्ट और पूछ लिया जाए, बलवा पत्थर पूछ लिया जाए तो क्वार्टजाइट बनता है। क्या बनता है? तो आप बोलिए सर जो बलवा पत्थर है, कौन सा पत्थर? बलवा पत्थर के बारे में अपन बात करें तो इससे बनता है वो क्वार्ट जॉइंट बनता है, ठीक है ना, क्वार्ट जॉइंट बनता है। ये भी याद रख लेना, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए। ग्रेबो है वो पूछ लिया जाए तो आप बोलिए सर सर्पेटाइन बनता है, सर्पेटाइन। ग्रेबो की चट्टाने सर्पेटाइन बनता है, कायांतरित होकर। बताओ क्या बनेगा? सर्पेटाइन, ठीक है। चलिए, मैथ की क्लास कब लगती है? मैथ की क्लास भी लगा देना। मैथ की क्लास लगती है ना भाई, मैथ की क्लास आपके चलती है ना। देखो मैं क्लास का आपको बता देता हूँ, क्लास को आपको पता नहीं होता होगा तो। एक तो चलती है आपके 9 बजे क्लास, ठीक है, जो आपके साइंस की चल रही है, ठीक है। ये आपके साइंस की क्लास है, आप जरूर देखना इस क्लास को। अब क्या है कि कुछ क्लासें हैं कि वो लोगों के पास में पहुंच नहीं पा रही है। अब इन पे बिल्कुल व्यू आते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, एक एक चीज का अच्छा नॉलेज है, लेकिन क्या है कि लोगों के पास में पहुंच नहीं पाती तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। अपनी भी क्लासें बहुत कम लोगों के पास में पहुंचती है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा क्या है लोगों को पता नहीं है। चलिए अपन बात कर रहे थे 9 बजे के बाद में 10 बजे जो क्लास चलती है वो आपके मैथ की, गणित की ही क्लास चलती है, ठीक है ना, गणित की क्लास चलती है ये आपके। इसी के तहत आपके 11 बजे चलती है वो आपके जीके चल रहा है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू। कौन से एमसीक्यू? टॉपिक वाइज एमसीक्यू। 12:15 जो क्लास चलती है वो आपके जीके की चल रही है, थ्योरी के अंदर क्लास चल रही है। पॉलिटी आज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना, पॉलिटी है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में आपकी इच्छा है तो हिस्ट्री पढ़ लेना, आपकी इच्छा है तो हिस्ट्री पढ़ लेना, और आपकी इच्छा है तो आप ज्योग्राफी कर लेना, जो भी आपकी इच्छा है वो कर लेना, ठीक है। इसी के बाद में आपके 1 बजे 1:30 पर रीजनिंग क्लास रहती है। उसके बाद में 3 बजे रहती है वो हिंदी की क्लास चलती है। उसके बाद में आपकी क्लास चलती है वापस 4:30 बजे, वो क्लास रहती है वापस मैथ की क्लास रहती है, ये मैथ की क्लास है। इसके बाद में आपकी क्लास है 4:30 बजे, 6:30 बजे एएलपी की क्लास चल रही है, जो एएलपी की कोई तैयारी कर रहा है तो, ठीक है। और वापस 8 बजे चलती है वो साइंस की क्लास चलती है। ये आपके क्लासों का साइंस की क्लास है, ठीक है ना। तो ये आपके सभी की सभी क्लासें हैं, तो आप देख लिया करो, ठीक है ना। सभी क्लासें हैं, मैथ की 2-2 क्लासें लग रही है, ये टॉपिक वाइज चल रहा है मैथ की क्लासों के अंदर, ये आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू चल रहे हैं। और 4:30 जो मैथ की क्लास होती है वो आपके एसएससी जीडी के पीवाईक्यू चल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये टॉपिक वाइज एसएससी जीडी सभी एग्जाम के लिए, और ये आपके है वो पीवाईक्यू चल रहे हैं। तो ये क्लासें हैं आपके, देख लेना आप इस हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सा एक मर्दा अपर्दन का कारण नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो बताइए जल्दी से, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा एक मर्दा अपर्दन का कारण नहीं है। मर्दा अपर्दन के बारे में पूछा है भाई, मर्दा अपर्दन का कारण कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइए। वनोन्मूलन, तो आप बोलोगे सर वनों का सर्वनाश कर दोगे मर्दापर्दन होगा। अपस्य के बारे में अपन बात करें तो ऊपरी भूमि है वो कट कट कर जाएगी, अपस्य हो गया तो मर्दापर्दन होगा। अधिक कटाई कर दोगे, पेड़ पौधों की अधिक कटाई कर दोगे तो भी मर्दापर्दन हो जाएगा। तो बात तो तीनों सही है। अपवाहन कौन सा हो जाएगा? अपवाहन हो जाएगा, ठीक है ना। एक आंसर बिल्कुल सही है, डी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि अगली क्लास का समय भी होने वाला है। जलोढ़ मृदा सामान्यतः कैसी होती है? जलोढ़ मृदा के बारे में पूछा है। इनमें से नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होता है, ह्यूमस कम होता
होता है, अत्यधिक उर्वरक होती है और जोतना खेती आसान होती है। जलोढ़ मृदा के बारे में एक तो याद रखो, तो आप सर जो नदियों के पास में ये मृदा मिलेगी, बिल्कुल पास में है ना, बिल्कुल पास में, तो ये वाली जो मृदा है इसको कहते हैं, आप बोलोगे सर इस मृदा को कहते हैं जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा भी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? तो एक तो होती है खादर और एक होती है वो बांगर होती है। एक कौन सी होती है? बांगर। सबको पता है, तो आप बोलोगे सर बै बांगर बै बूढ़ी मृदा, बूढ़ी यानी प्राचीन मृदा, कैसी मृदा? प्राचीन मृदा, तो याद रह जाएगा ना इससे। तो आप बोलोगे सर बै बांगर बै बूढ़ी मृदा यानी बूढ़ी यानी प्राचीन, तो बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि सर प्राचीन कौन सी है, नई कौन सी है। इस बै बांगर में कंफ्यूजन यहां पर याद रखोगे तो कंटिन्यू आपको याद भी रह जाएगा इस तरीके से, है ना, इस तरीके से बार बार रिवाइज करते रहोगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। अब जलोढ़ मृदा है तो आप बोलोगे सर ये नदियों के पास में मिलेगी। अब बताओ जलोढ़ मृदा जहां पर है वहां पर गेहूं की खेती अच्छी होती है ना, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल गेहूं की खेती अच्छी होती है, चावल अच्छा होता है, चावल है ये अच्छे होते हैं। तो यह अच्छे होंगे तो इनमें बताओ क्या डालते हो, तो आप बोलोगे सर यूरिया डालते हैं। क्या डालते हैं? अच्छी खासी यूरिया डालते हैं। इसका मतलब इस भूमि के अंदर यूरिया में क्या होता है, तो आप बोलोगे सर यूरिया नाइट्रोजन से बनती है। किससे? तो आप बोलोगे सर नाइट्रोजन यौगिक से, है ना। उसमें देखना जो सूत्र यूरिया का सूत्र है उसमें एन दिखेगा, क्या दिखेगा? एन। एन मतलब नाइट्रोजन। इसका मतलब जलोढ़ के अंदर, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। क्या यहां पर सड़े गले जीव मिलेंगे क्या? तो आप बोलोगे सर सड़े गले जीव नहीं मिलेंगे। सड़े गले जीव है, सड़े गले जीव के बारे में पूछा जाए तो वो उनसे क्या बनती है, तो आप बोलोगे सर उन्हीं से तो ह्यूमस बनता है। क्या बनता है? ह्यूमस बनता है। सड़े गले जो जीव है, पेड़ पौधे गलेंगे तो क्या बनता है? ह्यूमस बनता है, ठीक है ना। चलिए कौन से सर पढ़ाते हैं? दिलीप सर पढ़ाते हैं ना, साइंस पढ़ाते हैं वो दिलीप सर है, और बी आर सैनी सर है वो आपके मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है ना। मेरी सिर्फ जीके है आपके, और हिंदी की एक क्लास लगती है, ठीक है। चलिए जलोढ़ मृदा सामान्यतः कैसी होती है, तो आप बोलोगे सर नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में रहता है। तो आप बोलोगे सर अभी आपने बताया यूरिया डालते हैं। क्या डालते हैं? यूरिया डालते हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन होती तो यूरिया डालने की जरूरी नहीं रहती, यानी नाइट्रोजन की तो कमी होती है। तो पहला ही गलत हुआ, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल गलत हुआ। अगला पूछा है ह्यूमस कम होता है, बिल्कुल बात करेंगे सर सड़े गले पदार्थ होते तो ह्यूमस होता, इसका मतलब ह्यूमस भी नहीं होता है, बात तो सही कर रहा है। अत्यधिक उर्वरक होती है, बिल्कुल होती है। मैंने कहा गेहूं और चावल सर्वाधिक होता है, अत्यधिक उर्वरक होती है। जोतना आसान होता है तो बिल्कुल जोतना भी इसको आसान होता है। तो 2, 3 और 4 बिल्कुल सही आंसर है। 2, 3, 4 किसमें सही का ही पूछा है, तो ये दो आंसर बिल्कुल सबका सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है, ये आपसे पूछा है। बताइए भाई जल्दी से, सभी का आंसर आना चाहिए जो भी जुड़े हैं। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? थोड़ा सा जल्दी दीजिए आंसर ताकि अपने 1 घंटे में क्लास कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा रहते हैं। ओके निशा ठीक है, मोंती कुमारी का, विद्या चेतन का आंसर ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? पहाड़ी मिट्टी, लाल मिट्टी, मखरला, लेटेराइट मिट्टी और काली मिट्टी। बी आंसर दे रहे हैं, ठीक है बी आंसर बिल्कुल लेटेराइट मिट्टी होती है। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी होती है वो होती है लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी बताओ अपने भारत में कहां पर पाई जाती है, तो आप सर केरल और कर्नाटक वाले क्षेत्र में। कहां पर? केरल में और कर्नाटक वाले क्षेत्र के अंदर, वहां पर आपको ये लेटेराइट मिट्टी मिलेगी। इस लेटेराइट शब्द का अर्थ होता है ईंट, यानी इसका निर्माण होता है ईंट बनाने में, ठीक है। सामान्य फसलें नहीं उगाई जाएगी, रोपित फसलें उगाई जाती है। कौन सी फसलें? रोपित फसलें, जैसे कि चाय है, कॉफी है, रबड़ है, इनकी खेती होती है। किस हिमालय चोटी का सागर माथा भी कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइए कौन सी हिमालय चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है? सभी का आंसर आना चाहिए जो भी जुड़े हैं, बताइए इसका आंसर, ठीक है। ओके गणपत हमारे साथ में जुड़े हैं, हेलो आपको, ठीक है। बिल्कुल कर्नाटक और केरला, बिल्कुल लाइक वगैरह कर दिया करो, है ना। देखो भाई पूरी मेहनत के साथ में आपके साथ में क्वेश्चन लेकर आते हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, सारे एसएससी के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। अब आप तो या तो एसएससी की 600-700 रुपए की किताब ला के आ जाओ, है ना, या पूरे के पूरे मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवा दूंगा आप कहोगे तो आपकी इच्छा है, वो तो आपको लग रहा है कि सर हम तो 600 रुपए वाली किताब भी पढ़ लेंगे अगर, है ना, तो आपके उसमें ना तो आप किताब को पूरी पढ़ पाते हो, लेकिन अपन पूरे क्वेश्चनों के साथ में जो भी आपके एसएससी के क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन अपन चर्चा कर लेंगे। मशीन फुल फॉर्म क्या होता है? सी आंसर ठीक है। सुधांशु यादव का सी आंसर।
निशा इसके बारे में तो ध्यान नहीं है ना। एम का तो मशीन कर लो, ए का ऑटोमेटिक कर लो, टी का टाइम कर लो, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है ना। पढ़ा हुआ तो है, ऐसा नहीं है कि पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन याद नहीं है ना इसके बारे में। ठीक है, चलिए सी आंसर दे रहे हैं माउंट एवरेस्ट। बिल्कुल, सागर माता के बारे में अपन बात करें, कौन सी चोटी को सागर माता कहते हैं? ये माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। किसको कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, नेपाल के अंदर है ये, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में स्थित कौन सी है? तो बल्कि सर भारत में स्थित कौन सी है, स्थित के बारे में पूछा जाए, जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा हो जाएगी। केटू भी अपने भारत में है, लेकिन भारत में है नहीं, पीओके के अंदर है। कहां पर? पीओके के अंदर। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सेकंड दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो आपके केटू गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और काराकोरम पर्वत में है। कौन सी में? काराकोरम में। निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल है? कौन सा जैव सेल है? सेल नहीं पूछा इस बार, जैव पूछा है, यानी जैव सेल पूछा है इसमें से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। जैव सेल पूछा है ना, चलिए बताइए। पीओके के अंदर बिल्कुल कंचनजंगा, ओके मोंटिका और रक्षु का आंसर। चलिए सबका अच्छा आंसर आ रहा है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा अब। जल्दी से बताइए इसका आंसर। सी आंसर दे रहे हैं, ठीक है, चलिए सी आंसर बिल्कुल, चलिए सही आंसर सबका सी आंसर। ग्रेनाइट जेव सेल पूछा ना, जेव सेल नाम से पता चल रहा है कि सर जेव सेल यानी काफी वर्षों से ये कुछ जीवों से ऐसा कुछ लकड़ी है वो भरी पड़ी होगी, इस तरीके से थोड़ा सा अंदाजा लगाते तो भी आपको मैंने बिल्कुल। कोयला मोंटी ने लिख के बताया, बिल्कुल सही है, और विद्या भारती ने भी लिख के बताया था। ये तो मैंने कहा था कि आपको, तभी तो मैंने पहले गोला कर दिया था कि इस पे ध्यान रहे आपको। जेव सेल यानी जेव सेल मतलब कुछ जीव से, यानी कुछ जीव है वो पृथ्वी के अंदर दब गए होंगे। ठीक है, ये लकड़ी वगैरह ये हजारों करोड़ों वर्षों की बात है। अब बन गया उसमें कोयला, क्या बन गया? तो आपके सर कोयला है, पेट्रोलियम है, ये क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो आपके सर जैव सेल कहलाते हैं। बस यही तो पूछा था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित मृदा में से सर्वाधिक अनुर्वर कौन सी होती है? अनुर्वर कौन सी होती है, इसके बारे में आपसे पूछा है। अनुर्वर पूछा है जिसमें आप अच्छे से खेती नहीं कर सकते। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था, उसमें से बताइए जल्दी से कि अनुर्वर कौन सी होती है। काली मृदा, तो आप सर काली मृदा को रेगुर मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो आप सर इसको रेगुर मृदा, चरनोजम के नाम से जाना जाता है, चरनोजम के नाम से जाना जाता है। और अपने कहां पर है? दक्कन के पठार में। अपने कहां पर है? दक्कन का पठार, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में कपासी मृदा के नाम से इसको जाना जाता है, कपासी मृदा के नाम से इसको जाना जाता है। जलोढ़ मृदा मैंने बता ही दिया, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा पहले स्थान पर कौन सी है? तो आप सर पहले स्थान पर जलोढ़ मृदा है। काली मृदा तीसरे स्थान पर भारत में पाई जाती है, तो दूसरे स्थान पर लाल मृदा है। दूसरे स्थान पर कौन सी है भारत में सर्वाधिक? लाल मृदा पाई जाती है। लेटेराइट अभी मैंने बता ही दिया, अच्छी फसलों के लिए नहीं है, अनुर्वर है, रोपित फसल कर सकते हो, केवल और केवल क्या कर सकते हो? रोपित फसलें कर सकते हो इसमें, और यहां पर और फसलें नहीं कर सकते। आंसर बिल्कुल लेटेराइट मृदा सही आंसर है, सी आंसर बिल्कुल सबका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला, अब ये तो बता ही दोगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पृथ्वी की सबसे लंबी ऊंची कौन सी है? तो आप सर ऊंची तो हिमालय है। जब भी ऊंची नाम आ जाए तो आप सर ऊंची है हिमालय। कौन सी है? हिमालय। और लंबाई के अंदर देखना है तो लंबाई में कौन सी सबसे लंबी पर्वतमाला है? जल्दी से बताइए। पहली कौन सी है तो बताइए, जल्दी से बताओ। पहली है एंडीज। कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है ना, एंडीज है। नंबर 2 के बारे में अपन बात करें, रॉकीज है। कौन सी? तो आप सर रॉकी पर्वतमाला। नंबर तीसरी सबसे लंबी पूछा है, ये तो है ऊंची हो गई, क्या हो गई? ऊंची हो गई है ना। अपन बात कर रहे हैं लंबी के बारे में, लंबाई में ज्यादा कौन सी है? तो एंडीज, फिर रॉकीज और फिर है हिमालय। फिर किसका नंबर है? तो आप सर हिमालय का है, ठीक है ना। हिमालय तीसरी सबसे लंबी नदी है, हिमालय तीसरी सबसे लंबी पर्वत है, ठीक है। चलिए, तो आपसे सबसे लंबी पूछा था, एंडीज बिल्कुल सही आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्पण किसके द्वारा निर्मित विशिष्टताएं है? विसर्पण के बारे में पूछा है। विसर्पण पिछली बार ये जीडी में क्वेश्चन पूछा था, विसर्पण किसके द्वारा निर्मित विशिष्टताएं है, ये आपसे पूछा है। अब बताओ विसर्पण कैसे होगा? तो आप सर विसर्पण के बारे में अपन बात करें, ऐसे कोई नदी आ रही है, ये नदी, इसमें से ये नदी आई, इधर से यहां पर ये नदी आई, ठीक है, बताओ क्या आ रही है? तो आप सर विसर्पण आ रहा है। क्या आ रहा है? तो आप सर विसर्पण, अंदाजा ही लगाते थोड़ा सा तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बात तो सही कह रहा है। किससे संबंधित है? नदियों से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दोआब का क्या मतलब होता है? दोआब का क्या मतलब होता है? जल्दी से बताइए।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। दोआब के बारे में मैंने आपको काफी बार बताया, दोआब के बारे में, और कौन कौन से महत्वपूर्ण दोआब है उनके बारे में भी मैंने आपको पूरा डिटेल के साथ में बता रखा है। ठीक है, चलिए तो बताइए जल्दी से। नदियों से, बिल्कुल ठीक है, ओके, नदियां बिल्कुल सभी का आंसर सही है। थोड़ा सा जल्दी बताइए ताकि अपना ये पूरा टॉपिक हो जाए। दोआब तो पता है ना सबको, अब मैंने आपको पहले भी बताया रखा है, वैसे तो ये बता दिया था, है ना, अब दोबारा नहीं बताऊंगा। अब आपको सबको पता है कि सर ये सिंधु नदी आती है। कौन सी नदी आती है? सिंधु नदी आती है। इसकी यहाँ पर चिनाब नदी आती है। इधर कौन सी नदी आती है? तो ये चिनाब नदी है। अब चिनाब में कौन कौन सी है? तो आपके सर झेलम आती है, व्यास आती है, इधर से रावी आती है, इधर से रावी है, इधर से सतलुज है, और ये इसमें आकर मिलती है। अब इनके मध्य जो भी क्षेत्र है, ये आपका मैदानी क्षेत्र, ये मैदानी क्षेत्र, ये वाला मैदानी क्षेत्र, इधर मैदानी क्षेत्र, और ये मैदानी क्षेत्र, बताओ क्या कहलाता है? तो आपके सर दोआब क्षेत्र कहलाता है। कौन सा? तो आप पढ़ते हो ना, चाज दोआब। कौन सा दोआब है? चाज दोआब। जैसे कि ये चाज हो गया, कौन सा? चाज दोआब हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा जाता है तो आपके सर बिल्कुल पूछा जाता है, चाज दोआब। यानी इन दोनों नदियों के मध्य, दो नदियों के मध्य, दो नदियों के बीच की भूमि होती है, वो कहलाती है दोआब क्षेत्र कहलाता है। बिल्कुल सबका आंसर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? यूरोप और एशिया को कौन सी पर्वत है बताइए? तो ये आप सबको पता भी होगा, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। बताओ यूरोप कहां पर? तो आपके सर ये रहा यूरोप, ये रहा आपका यूरोप है। यहां पर कौन है? तो यूरोप है। ठीक है, इधर कौन है? तो आपके सर यहाँ पर एशिया है। यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर है एशिया, ये है एशिया। अब यहाँ पर पूछा कि भाई इसमें से अलग कौन करती है, ये पूछिए कि अलग कौन करता है, ये पूछ रहा है कि इसको अलग कौन करता है, जल्दी से बताओ। हिमालय तो करेगा नहीं, हिमालय तो यहाँ पर है, तो आपके सर हिमालय तो चांस नहीं है। और बताओ। सी आंसर यूराल, बिल्कुल। कौन सी पर्वत हो जाएगी? तो आपके सर ये रहा यूराल पर्वत है। कौन सी पर्वत? यूराल, बिल्कुल सबका आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक स्थल मंडल, स्थल मंडल क्या है? एक स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल क्या है? ये क्वेश्चन पूछा है भाई। जल्दी से बताइए, एक स्थल मंडल क्या है? सभी का आंसर आना चाहिए, देखो क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं तो थोड़ा सा जल्दी बताओ। स्थल मंडल क्या है? जल्दी से बताओ। दो भागों, दो भूभागों को अलग करने वाला एक बल निकाय नहीं होगा, कोई चांस नहीं है। दो जल निकायों को अलग करने वाला भूमि का एक संक्रीय पट्टी, देखते हैं चलिए। भूमि में एक जल निकाय का गहरा प्रवेश नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। नहीं, दो आंसर बिल्कुल सही आंसर है, दो आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिलान करना है, यह आपको बताना है। रोकीज नहीं होगा ना, अब बताओ। अब रोकीज अब देखना है, मिलान करना है। इसीलिए इतनी देर मैंने बताया नहीं था कि रोकी कहां पर है, एडीज कहां पर है, हिमालय कहां पर है ना। तो ये मैंने इसीलिए इतनी देर से नहीं बताया क्योंकि आपके यहाँ पर आगे क्वेश्चन था, मुझे पता था आगे एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें से कौन सी पर्वत कहां पर है इसके बारे में अब आपको पता चल जाएगा। यूरोप को यूराल करती है, कौन सी? तो अपने सर यूरेशिया कहते हैं। यूरोप और एशिया था ना, उसको यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? यूरेशिया के नाम से। ओके, तो बताइए, बी आंसर दे रहे हैं, बी आंसर। ठीक है, चलिए सबका आंसर बी आंसर था। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो आप सर हिमालय है, हिमालय में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये रहा आपका हिमालय। कौन सा हिमालय? तो आप सर हिमालय। दिक्कत आएगी एंडीज और रोकीज के अंदर, तो बताओ भाई रोकीज और एंडीज कहां पर है? जल्दी से बताइए। एंडीज कहां पर है? सबको पता है ना, एंडीज कहां पर है, सबको पता है या नहीं पता है? तो आप लोग सर ये अपनी पृथ्वी, यहां पर है यूएसए, यहां पर कौन है? उत्तरी अमेरिका है। कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। और इधर कौन सा है? तो आप लोग सर ये दक्षिणी अमेरिका है। यहां पर कौन सा है? तो दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका। अब इधर जो पर्वत है उसको क्या कहा जाता है? तो आप बोले सर उसको कहा जाता है अपने यहाँ पर, उसके बारे में अपन बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? एंडीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडीज पर्वतमाला। क्या कहा जाता है? एंडीज पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। ये एंडीज है, इधर आ जाएगा वो रोकीज हो जाएगा। कौन सा? तो आप बोले सर रोकी पर्वतमाला, ये रोकी। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है आंसर आपका, डी आंसर। डी आंसर, डी कहां से दे रहे हो? डी थोड़ी होगा, डी कहां पे दे रहे हो आप? डी आंसर कैसे हो सकता है? एंडीज मैंने बता दिया, एंडीज कहां पर है? तो आप सर ये रहा आपका दक्षिण अमेरिका। और रोकीज कहां पर है? रोकीज है वो रहा आपका उत्तरी अमेरिका। कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। ठीक है ना, तो एक में सी, एक में सी कहां पर है? एक में सी इसमें और इसमें ही दे रखा है, बाकी ये तो ऑप्शन दो तो गए। अगला आपसे पूछा था, अगला पूछा है दो के अंदर ए, दो में ए है, ये आपका दो में ए इसमें दे रखा है। आंसर नंबर दो बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। पेले के अनु, पेले के अनु नहीं है, पेले के अश्रु है। क्या है? पेले के अश्रु है ना। पेले के अश्रु, पेले के अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? पेले के अश्रु की उत्पत्ति कब होती है इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए भाई, इसका आंसर सभी का आंसर आना चाहिए। पेले के अश्रु की उत्पत्ति कब होती है?
चलिए जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, यहाँ पर भूमध्य रेखा का भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? ये एक ज्वालामुखी है, अपन बात कर लेते हैं, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ये तो सबको पता है, पहले के अश्रु तो आप लोग सर ये तो अभी आंसू बहाते हैं, देखो ये वाला, ये यहाँ पर एक ज्वालामुखी है, अब ये ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, विस्फोट हो गया तो आप लोग सर अंदाजा ही लगा लो, है ना, ऐसा अंदाजा, थोड़ा सा चित्र बना के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है लेकिन ऐसा ही आप अंदाजा लगाओगे तो आप लोग सर ये फैला होगा छोटे छोटे आंसू के रूप में, है ना। तो छोटे छोटे आंसू के रूप में किससे संबंधित है? ज्वालामुखी उद्गार से संबंधित है। किससे संबंधित है? ज्वालामुखी उद्गार से संबंधित है। सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। इससे थोड़ा सा याद रख जाएगा तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ ये वाला पक्का इसी से संबंधित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्या है? तो आप सर प्रकाश स्तंभ है वो, अपन बात करें भूमध्य सागर का, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को कहा जाता है, ठीक है ना, स्ट्राम्बोली को, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, याद रह जाएगा इतना तो। चलिए इस्तांबुल, बिल्कुल सबका आंसर सही आंसर है। चलो कुछ यहाँ पर आपसे मैं पूछ लेता हूँ, देखते हैं कितने का आपको ज्वालामुखी याद है कि नहीं याद है ना। आप मुझे बताइए फ्यूजियामा कहां पर है? फ्यूजियामा ज्वालामुखी कौन से देश के अंदर स्थित है? फ्यूजियामा के बारे में अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। अगला अपन बात करें कोटोपेक्सी के बारे में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, कोटोपेक्सी कहां पर है? कोटोपेक्सी ज्वालामुखी कहां पर अवस्थित है? बेरन कहां पर है? बेरन ज्वालामुखी ये कहां पर अवस्थित है? बेरन कहां पर है? ठीक है। किलीमंजारो और एकांगुआ के बारे में भी देख लेते हैं। किसके बारे में? किलीमंजारो, किलीमंजारो और माउंट एकांगुआ, है ना, एकांगुआ, एकांगुआ ज्वालामुखी, ये सभी की सभी ज्वालामुखी है। और ये ज्वालामुखी कहां पर स्थित है इसके बारे में आपसे पूछा है। फ्यूजियामा के बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी का आंसर आना चाहिए तो जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से। बताइए जल्दी से बताइए इसका आंसर, अगली क्लास का समय भी होगा। फ्यूजियामा के बारे में अपन बात करते हैं। किसके बारे में? फ्यूजियामा के बारे में, ठीक है ना। फ्यूजियामा के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। फ्यूजियामा किसी को भी नहीं पता? फ्यूजियामा कहां पर? जापान के अंदर है, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कहां पर है? तो आप सर जापान के अंदर। कोटोपेक्सी कहां पर है? कोटोपेक्सी है वो इक्वाडोर के अंदर है। कहां पर है ये? इक्वाडोर। कौन सा डोर है? तो अब आप बोलोगे सर इक्वाडोर है। ये बेरन कहां पर? तो आप बोलोगे सर बेरन अपने भारत के अंदर है, बेरन ज्वालामुखी, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किलीमंजारो के बारे में पूछ लिया जाए, माउंट किलीमंजारो ये कहां पर है? अफ्रीका के अंदर है। कहां पर है ये? तो आप बोलोगे सर ये है आपके अफ्रीका के अंदर। और लास्ट बचा है कौन सा? एकांगुआ। कौन सा गुआ? एकांगुआ चिली के अंदर है। कहां पर है ये? चिली के अंदर, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से, चिली में कौन सा है और कौन सा यहाँ पर है। अगला नेक्स्ट, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त के बारे में पूछा है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए। जो भी जुड़े हैं भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करो, ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन और है तो फटाफट बता दो, सभी का आंसर आना चाहिए। और 1-2 क्लासें और आएगी, है ना, विश्व के भूगोल से संबंधित, मतलब इसमें आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन जैसे भौतिक भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों चलते रहेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। चलो तो बताइए, डी आंसर दे रहे हैं, ओके। यहाँ पर उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो आप लोग सर जलोढ़ मिट्टी के अंदर सर्वाधिक होता है वो क्या होता है? चावल होते हैं। क्या होते हैं? चावल। मक्का कहां पर होता है? लाल मृदा में। कौन सी मृदा? लाल पीली मृदा के अंदर होता है, ये याद रख लेना, लाल पीली मृदा में। कपास कहां पर? काली मृदा में। लेटेराइट मिट्टी में तो आप लोग सर चाय रोपित होती है, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, लेटेराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी के अंदर प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग सर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, ये भी याद रख लेना, ठीक है ना। आयरन ऑक्साइड पाया जाता है लेटेराइट मृदा में। चलिए लास्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन आज का, ग्लेशियर क्ले मृदा और हिमोड के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमावों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसके बारे में पूछा है आपसे, बताइए। ग्लेशियर से आप बोलोगे सर ये ग्लेशियर है, ये क्या है? तो आप बोलोगे सर ये वाला भाग है पूरा का पूरा ग्लेशियर बर्फ से ढका हुआ है। अब धीरे धीरे यहाँ पर मृदा बनेगी। क्या बनेगी? मृदा। मृदा बनेगी। हिमोड यानी ग्लेशियर के पिघलने से, इधर अपन बात करें तो इधर की जो चट्टाने हैं
टूटेगी, अब से होगा, अब से होगा, तो आप बोलोगे सर उसको हिमोड कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमोड कहते हैं। जो मोटा जमाव जम जाएगा, जमेगा तो मिट्टी बनेगी, उसको कहते हैं करेवा। उसको क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं। और यहां पर होगी फिर केसर की खेती। किसकी खेती? केसर की खेती। तो केसर की खेती के लिए करेवा प्रसिद्ध है, सबको पता है ना। तो आप बोलोगे सर जाफरान की खेती। कौन सी खेती? जाफरान की खेती। जाफरान की खेती होती है, जाफरान खेती कहलाता है केसर की खेती को। और करेवा क्या है? तो आप बोलोगे सर ये हिमनीकृत जलोढ़ मृदा है। कौन सी है? हिमनीकृत जलोढ़ मृदा है। ये कौन सी मृदा है? हिमनीकृत जलोढ़ मृदा। यानी अच्छी क्वालिटी की मृदा होती है, जलोढ़ मृदा है, लेकिन हिम से यानी ग्लेशियर के पिघलने से, ग्लेशियर के इस चट्टानों के टूटने से, अवशेष से यहाँ पर करेवा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? करेवा का। ठीक है ना। भाबर के बारे में जब भी पूछ लिया जाए तो आप लोग सर यहाँ से नदियां आती है, ये नदियां आई, इधर बीच में पत्थर मिले खूब सारे, तो इन पत्थरों के नीचे नीचे बहेगी कुछ दूरी तक, इन दूरी तक, और फिर वापस यहाँ पर अपन बात करें वापस दिखने लग जाएगी। समझ में आया? तो आप लोग सर ये भाबर यानी भाटा से याद रखो, इससे कनेक्ट करोगे तो याद रह जाएगा। जहां पर नदियां विलुप्त हो जाती है, जहां पर नदियां विलुप्त हो जाती है उसको कहते हैं भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट करना, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भाबर है ना, भावर नहीं होता है, भाबर होता है। क्या होता है? भाबर होता है। बोलिए समझ में आया? तो आप लोग सर ये नदियां, और नदियों के बीच में आया पत्थर, पत्थरों के नीचे नीचे बहती है, यानी आपको दिखेगी नहीं। क्या नहीं है? नदियां जहां पर दिखती नहीं है उस स्थान को कहेंगे आपके भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। बाकी इंपॉर्टेंट जितने भी क्लासें हैं वो भी आप सभी लिया करें। साथ साथ में आज की जो आपके पॉलिटी में रहेगा वो रहेगा, इसके अंदर प्रमुख जो संवैधानिक संस्थान है उनके बारे में देखेंगे पूरी व्याख्या के साथ में। ठीक है। चलिए आज इतना ही करते हैं। जुड़े रहिए चैनल के साथ में। क्लास कैसी लगी आप जरूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।